अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 6 करेंगे। इस्लाम स्प्रेड टू द सब कॉन्टिनेंट एंड द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसका हमारा टॉपिक चल रहा है दी 5 डायनेस्टीज़ ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो कंक्लूजन है 5 डायनेस्टीज़ का। तो उसको हम आफ्टर जो है 5 डायनेस्टी जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि इसमें कनेक्शंस है 5 डायनेस्टीज़ का। तो अभी तो समझ में नहीं आएगा, पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे हर डायनेस्टी को, उसके बाद हमें ये समझ आएगा। मिड 10th सेंचुरी में मुस्लिम दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तुर्किश के इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो गई, जिनका ताल्लुक सेंट्रल एशिया से था। चाहे सुल्तान हो या सोल्जर्स, सबको तुर्किश सोल्जर्स से इन्फ्लुएंस आ रहा था, यानी तुर्किश के इन्फ्लुएंस में वो आ रहे थे, उसके ज़ेरे असर आ रहे थे। इन तुर्किश सोल्जर्स को किस तरह ट्रेन किया जाता था? बचपन से ही उन्हें ज़बरदस्ती जो है अपनी निगरानी में रखा जाता था और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी वॉर की, जंग करने की। बहुत सारे मुसलमान रूलर्स जो है जिनको अपने रिश्तेदारों पर शक था कि वो उनकी जो है वो हुक्मरानी पर कब्ज़ा कर सकते हैं, तो इसीलिए वो चाहते थे कि उनके पास सोल्जर्स आएँ, तुर्किश सोल्जर, ताकि उनकी एम्पायर की भी हिफाजत हो सके और वो लोग उन्हें उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बचा सकें। असल में होता क्या था कि जो भी बराबर का या करीब का जो हुक्मरान के बराबर का होता था वो कोशिश करता था कि उसके बाद जो है वो उसकी हुक्मरानी आ जाए या किसी तरह वो उस हुक्मरान को हराकर खुद उसकी जगह ले ले। ये जो है सदियों से इसी तरह होता आ रहा है। अब ये सोल्जर्स ने भी यही काम किया था, जिस तरह से उसको अपने रिश्तेदारों से तो खतरा था उन लोगों को, हुक्मरानों को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही स्लेव सोल्जर्स जो हैं वो उनकी जगह ले लेंगे बाद में। अब ये स्लेव सोल्जर्स और ममलूक क्या कर रहे थे, वो मशहूर हो गए थे क्योंकि वो उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ रहते थे। तो उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ना अब वो भी जो है हुक्मरान की जगह ले सकते हैं, यानी वो भी रूलर्स हुक्मरानी कर सकते हैं। और मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ, यानी ममलूक और स्लेव सोल्जर्स को हुक्मरानी मिल गई थी। सेकंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको गौर से सुनिएगा। इनके कोई भी बच्चे नहीं थे, यानी मोहम्मद गौरी का कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए उसकी एम्पायर जो है वो छोटी छोटी सल्तनत में तकसीम हो गई। और उस पर कब्ज़ा किसने कर लिया? फॉर्मर ममलूक जनरल्स ने, यानी जो रिटायर्ड थे, यानी जो पहले के ममलूक जनरल्स थे, वो लोग आ गए थे यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए। ताजुद्दीन यल्दोस जो है वो गजनी का बना था रूलर। मोहम्मद बिन बख्तियार खलीजी ने रूल किया बंगाल पर। नासिरुद्दीन कबाचा ने रूल किया, वो बने सुल्तान मुल्तान के। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बने थे सुल्तान दिल्ली के। और ये बिगनिंग थी, यानी शुरुआत थी स्लेव डायनेस्टी की इंडिया में। ऐबक का रीजन, ऐबक कौन था जिसने दिल्ली पर हुकूमत की थी? वो दिल्ली का सुल्तान था। उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़े अरसे के लिए थी और वो जल्दी मर गया था 1210 में आफ्टर रूलिंग। और उसकी जगह जो है वो उसके दामाद ने ले ली थी, जिसका नाम अल्तमिश था 1211 में। अल्तमिश ने क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत जब उसको मिली तो उसने अच्छे रिलेशनशिप कायम कर लिए थे अब्बासीद खलीफा से। इसका फ़ायदा ये हुआ था, यानी उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम करने का फ़ायदा ये हुआ था कि चंगेज़ खान और उससे जो चंगेज़ खान के जो दोस्त थे, यानी जो उसके साथ मिले हुए लोग थे, वो इंडिया पर अटैक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि अब्बासीद जो है वो अल्तमिश के साथ मिले हुए हैं, यानी उनकी स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या कर ली थी? दोस्ती कर ली थी। लेकिन जैसे ही अल्तमिश की डेथ हुई 1236 में, तो उसकी डॉटर रज़िया सुल्ताना को पावर मिल गई। लेकिन उन्हें आराम से जो है हरा दिया किसने? तुर्किश नोबल्स ने। तुर्किश नोबल्स कौन थे? जो हुक्मरानों के नीचे अंडर काम करते थे। वो पावर में क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग जो थे वो अमीर लोग होते हैं और उनके पास पैसा होता है, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं ईजीली, किसको? हुक्मरानों को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टेट ऑफ अफेयर्स जब ये अल्तमिश का इंतकाल हुआ तो जो है स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो क्या हो गया? बिल्कुल तौर पे ख़त्म हो गए। और उन नोबल्स में से एक नोबल्स ने जो है वो हुक्मरानी की, जिसे बाकी दूसरे नोबल्स ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। एक नोबल जिसका नाम जलालुद्दीन खलीजी था, तो दूसरे नोबल मैन ने कहा कि ये बंदा सही है, यानी उनमें से अपने नोबल मैन में से ही एक बंदा उन्होंने चुना। और इस तरह जो है खलीजी डायनेस्टी की बुनियाद पड़ गई थी। जो पीछे स्लेव डायनेस्टी में हमने क्या पढ़ा? सुल्तान जो मुसलमान थे, ठीक है, उनकी जगह किसने ले ली? तुर्किश सोल्जर्स ने ले ली, जो उनकी हिफाजत के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही सुल्तान का इंतकाल हुआ तो तुर्किश सोल्जर जो है वो पावर में आके हुकूमत उन्होंने कायम कर ली। और इन तुर्किश सोल्जर्स कौन थे? वो लोग ममलूक जनरल्स थे, ठीक है, और इसलिए स्लेव डायनेस्टी वजूद में आई थी। अच्छा, इन स्लेव डायनेस्टी के लोग जो थे, जो हुकूमत कर रहे थे, उनको किसने हराया? नोबल्स ने हराया। नोबल्स कौन थे? एडवाइजर्स थे, जो रिच भी थे और पावरफुल भी थे और अपनी जो है बात में वजन रखते थे। जब उन्होंने जो है ममलूक को हराया तो उन्होंने अपने में से एक बंदे को चुन लिया था, जिन्हें उन्होंने पावर दी, जिसका नाम जलालुद्दीन खलीजी था। लेकिन अब भी जो है जो रिमेनिंग जो नोबल्स थे, पावर उनकी ही चल रही थी और वो जलालुद्दीन को पपेट की तरह चला रहे थे।
रोल ऑफ बर्बन की हेडिंग में बता रहे हैं कि इन नोबल्स ने रज़िया सुल्ताना को कानूनी तरीके से बहाने से किसी भी तरीके से हटा दिया था। ये नोबल्स मशहूर थे 40 के नाम से और बहुत पावरफुल लोग थे जिन्हों एडवाइज़र्स रह चुके थे ममलूक के, जो कि दिल्ली सल्तनत के हुक्मरान थे। जैसे ही ये नोबल्स जो है बहुत ज़्यादा पावर में आए तो उन्होंने सुल्तान की पावर को कम कर दिया था और वो अपना ही काम उससे करवा रहे थे। अब जैसे ही गाजियाउद्दीन बलबन जो कि एक नोबल था उसको जब पावर मिली तो उसने क्या किया, सॉर्ट कहते हैं ट्राई टू फाइंड, यानी उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढा कि किसी तरह वो अपनी पावर को कंसोलिडेट यानी यूनाइट कर सके, यानी उस अकेले की पावर हो और किसी की पावर ना हो। और वो चाहता था कि जो 40 है उसका इन्फ्लुएंस तोड़ दे। तो उसने या तो उन्हें मरवा दिया या तो फिर उन्हें जस्टिस के नाम पे जो है अंदर करवा दिया, कैदी बना दिया। ठीक है, उसने इस तरीके से उन्हें ख़त्म कर दिया। जिस तरह उन लोगों ने रज़िया सुल्ताना के साथ किया था इस तरह उसने अपने ही 40 नोबल्स के साथ यही सलूक किया। और वो चाहता था कि उसकी अथॉरिटी रहे, सिंगल अथॉरिटी रहे। ये इसका मेथड था और इससे ये यकीन था कि इस तरह क्या होगा, गवर्नमेंट को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक स्टेबल लीडरशिप के तौर पे वो काम करेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा पहले होता रहा था, अनस्टेबल जिस तरह किया जाता था लीडरशिप को, अब ऐसा नहीं होगा इनको। इसीलिए उन्होंने इसने पावर से हटा दिया था, यानी उन्हें मरवा दिया था। और उसने ऐसे कानून बनवा लिए थे कि जिससे उसकी सिंगल अथॉरिटी कायम रहे, यानी नोबल्स की कोई अथॉरिटी ना हो वो उसके बीच में, यानी उसको इन्फ्लुएंस ना कर सकें। बलबन ने जो है एम्फेसाइज़ किया था, कुछ ऐसे कोड एथिक्स बनाए थे जिसमें जो हाई रैंक पीपल को जो है बिठाया जाता था और बाकी जो लो रैंक के लोग थे उनको खड़ा रहने का कहा जाता था। बलबन ने अपने दौर में आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और अपने साथ लॉयल इंडिविजुअल्स लगाए, यानी जो वफादार लोग थे उनको अपने साथ काम में लिया, जिससे क्या हुआ कि मंगोल जो है वो अटैक नहीं कर पाए इंडिया पे और सिंध भी महफूज रहा। इसके अलावा वो लाहौर और मुल्तान को भी क्लेम कर रहा था कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, इन लोगों की है, मंगोल्स की नहीं है, जिस पर मंगोल्स ने कब्जा किया हुआ था। वो उनसे रीक्लेम कर रहा था कि वो हमें वापस दो। ठीक है, और उसने जो है मंगोल को रोके रखा कि वो रावी को कभी भी क्रॉस ना कर पाए। इस तरह जो है वो एक सक्सेसफुल रहा था और उसने जो है खलीजी बुनियाद जो डाली थी जलालुद्दीन ने, जो इससे पहले आया था, उसको कायम रखा और सक्सेसफुली अपना दौर को भी अच्छे से उसने चलाया। और इसने एक काम ये भी किया था, ये बात याद रखने वाली है, कि उसने नोबल्स की पावर को तोड़ दिया था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम खलीजी डायनेस्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।